अनिका या अथर्व सबके साथ बैठे थे। अनिका गुस्से से यविका को कुछ बोलने को हुई कि अथर्व ने उसे रोक दिया। यविका, अगर आयु से प्यार करती थी तो बताना चाहिए था ना बच्चा। तेरी मम्मा और मैंने कितनी बार पूछा भी था तुझे कि क्या है तेरे मन में, लेकिन तूने कुछ कहा ही नहीं। यह अथर्व शांत लहजे में बोला। यविका ने अपने कान पकड़ लिए। बस ऐसा करने से मिल जाएगी तुझे माफ़ी, और जो लोग 10 सवाल उठाएंगे हमारे ऊपर उसका क्या? अनिका ने कहा। अनिका यार प्लीज़, मानता हूँ कि बच्चों ने हमें ना बताकर गलत किया, लेकिन वो प्यार करते हैं एक दूसरे से, और हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि बिना किसी वजह के इतने बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। मुझे यविका पर ही पूरा भरोसा है कि अगर आयु या कोई भी लड़का उसकी मर्जी के खिलाफ ये करता तो शायद हमारे सामने सही सलामत खड़ा ना होता, रियांश ने कहा। आखिरी लाइन कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया था और रोती हुई यविका को अपने सीने से लगा लिया। यह अथर्व बोला। अनिका, रियांश की बात से मैं भी सहमत हूँ। काम्या बोली, आप लोगों को जो करना है खुशी से कीजिए, लेकिन इन दोनों से मुझे अब कोई मतलब नहीं है, खासकर आयु तेरे से, क्योंकि तू तो अपना हर फैसला ले ही सकता है। फिर माँ की क्या ही ज़रूरत होगी कभी तुझे। मम्मा मम्मा आप, आयु ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि वो तेज कदमों से रूम में चली गई। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, और इन दोनों ने शादी की है तो उसे भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल तो है नहीं। यह अथर्व बेटा, आप चिंता मत कीजिए, कोई अच्छा सा दिन देखकर रिसेप्शन करा देंगे हम, और पब्लिकली अनाउंस भी कर देंगे, नरेंद्र जी बोले। रियांश, यवि का ख्याल रखना। अनिका ने उसके सामने हाथ जोड़े कि रियांश ने उसका हाथ नीचे करते हुए कहा। पागल हो गई हो यविका, मेरी बच्ची पहले से ही थी और अब तो हमारे घर की बहू भी है, जो मैं हमेशा से चाहता था, लेकिन ये सब ऐसे हो जाएगा ये अंदाज़ा नहीं था, और तू बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, समझी? रियांश ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। यह अथर्व ने यविका के सिर पर हाथ फेरा। वो उसे हक करने को हुई कि अथर्व ने अपने कदम पीछे ले लिया। यह अथर्व अनिका चले गए। वो रोते हुए टेरिस पर आ गई और रेलिंग को पकड़ते हुए कसकर रो पड़ी। आयु, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, दोनों की फैमिली को हर्ट हुआ है बस तेरी वजह से। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। मेरे डैड ने आज पहली बार था जब मुझे गले तक नहीं लगने दिया। मना किया था मैंने पहले भी कई बार तुझे, इसलिए तुझसे दूरी भी बनाई थी। काम्या आंटी वो कितना नाराज़ हैं, क्यों अपनाएंगी वो ऐसी लड़की को अपने बेटे के लिए जो बोल तक नहीं सकती। मैं पागल हो गई थी, दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो घर से बाहर ही निकली थी सब खराब कर दिया तूने आयु, सब कुछ। मैं क्या करूं अब, किससे कैसे बात करूं? मैं तो किसी को समझा भी नहीं सकती, ना माफ़ी मांग सकती हूँ आंटी को हर्ट करके। दादी दादू की नज़रों में अपने लिए ये भाव आज दिखे, मुझसे नहीं होगा ये सब, सब बर्बाद हो गया सब कुछ। मैं नहीं रह सकती तेरे साथ तेरी बनकर। वो मन ही मन चीख रही थी और अपना हाथ रेलिंग पर पटक रही थी, जिससे उसमें से अब खून रिसने लगा था, लेकिन उसे चोट का कोई आभास नहीं हो रहा था। आपके हाथ से ब्लड निकल रहा है, क्या कर रही है ये? कियारा जो वहाँ आ चुकी थी, उसने जैसे ही यविका को देखा उसका हाथ पकड़ लिया। आप प्लीज़ खुद को चोट मत दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उसने यविका की हथेली में अपनी हैंकी बांध दी। तुझे भी मैं गलत लगती होंगी ना, तेरे भाई के साथ ये शादी? उसने इशारे से कहने की कोशिश की। कियारा को कुछ समझ नहीं आया। आप रूम में चलकर रेस्ट करिए, उसने यविका का दूसरा हाथ थामते हुए कहा। आयु कुछ देर में अपने रूम में आया। उसके ऊपर एक पेपर आकर पड़ा। यविका कुछ लिख रही थी और बार बार पेपर फाड़कर फेंक रही थी। आयु उसके पास आकर खड़ा हुआ। यविका ने एक निगाह उस पर डाली और वो कॉपी बंद कर दी। कुछ खा ले, सुबह से भूखी है। आयु ने प्लेट रखी कि उसने उसका हाथ झटक दिया, जिससे वो प्लेट फर्श पर बिखर आई। यवी, क्या कर रही है, खाने को ऐसे फेंकते हैं? वो कुछ गुस्से से बोला। वो बेड के पास आई और उस पर से तकिया नीचे फर्श पर फेंक दिया, और फिर ब्लैंकेट भी। नीचे क्यों सोने जा रही है, अब बेड पर लेट, वो परेशान सा बोला। यविका ने उसकी तरफ उंगली पॉइंट की और इशारा किया। मैं नीचे लेटूंगा। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और बेड पर हाथ पैर फैलाकर लेट गई। आयु ने एक गहरी सांस भरी। उसे पता था कि वो अब शायद इससे भी बहुत ज़्यादा उसे तंग करने वाली है।
उसने नीचे पड़ा खाना और टूटी प्लेट उठाई और डस्टबिन में डाल दिया। बहुत दुख दिया है आज सबको, जानता हूँ तू भी बहुत नाराज है। अच्छा हुआ घर वालों को ये नहीं पता अभी कि तेरी मर्जी के बिना मैंने ये किया, वरना डैड की कभी वो साथ नहीं देते मेरा। मैंने जो किया वो बस तेरे लिए ही किया यवी, पर तू भी नहीं समझ रही क्या करूँ मैं। तू एक्सेप्ट नहीं करती अब कुछ, तू दूर भागती है हर पल मुझसे। आयु ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा और उसने नीचे पड़ी पीलो और ब्लैंकेट उठाई, फिर बालकनी में आकर बैठ गया। कई बार इधर उधर करवट बदलने के बाद में भी आयु को नींद नहीं आ रही थी। नर्म से बिस्तर पर सोने वाला आज पहली बार जमीन पर लेटा था, तो भला वो सो भी कैसे पाता। उसने एक नज़र बेड पर डाली जहां उसकी हो चुकी बीबी सो रही थी। वाह क्या ज़िंदगी है बेटा तेरी, सबकी सुहागरात होती है शादी के बाद, और तेरी ये क्या ही अड़ियल लड़की मिलनी थी मुझे। उसने बुरा सा मुंह बनाया और यविका के पैर सही किए और किसी तरफ अपने लिए जगह बनाई। उसने शर्ट नहीं पहन रखी थी क्योंकि उसे ऐसे ही सोने की आदत थी। वो अभी लेटा ही था कि यविका ने उसके ऊपर अपने हाथ और एक पैर रख दिया। आयु ने अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखा, लेकिन वो सो रही थी। वो मुस्कुराया। उसे वो दिन याद आने लगा जब हॉस्पिटल से यविका डिस्चार्ज होकर घर आई थी। रियांश ने जब उस दिन आयु को बहुत समझाया था, उसके बाद आयु को यविका के साथ दिन रात हॉस्पिटल में रहते रहते ये एहसास हो चुका था कि हाँ, वो जिस चीज़ से इतना दूर भागता था, इनकार करता था, असल में तो वो फीलिंग वो कब से महसूस कर रहा था, बस मान ही नहीं रहा था। बस अब और इंतज़ार नहीं। यवी ने इतना दर्द अकेले झेला, इतनी चोट सहन की। मुझे लगता है डैड ने सही ही बोला था कि इंतज़ार करना ठीक नहीं। मुझे यवी को बोल देना चाहिए कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। वो कितना खुश होगी ये सुनकर। आखिर उस दिन से कैसे मेरे पीछे पड़ी थी मेरी झल्ली सी ये बिल्ली। उसने खुद में ही मुस्कुराते हुए कहा और उसके घर आया। वो अभी अपने रूम में था। उसने अनिका से पूछा तो वो बोली कि वहीं जाकर मिल लो। वो रूम में आया तो यविका अपने बाल बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने पास जाकर उसके हाथ से कंघा ले लिया। ला, मैं कर देता हूँ, तुझे दिक्कत हो रही है, वो बोला। यविका ने सिर हिलाया। आयु ने उसके बाल बनाए। वो सवालिया निगाहों से उसे देख रही थी। यवी, मुझे तुझसे कुछ कहना है। नहीं, मतलब पूछना है। तू मुझसे प्यार करती है ना? मैं भी तुझे बहुत प्यार करने लगा हूँ। बहुत देर से एहसास हुआ है, जानता हूँ, लेकिन अब और नहीं रुक सकता था। बस मुझे नहीं पता कैसे ये सब बातें कहते हैं। मैं बस सीधे से पूछता हूँ, बोल, शादी करेगी मुझसे? बनेगी मेरी जीवन साथी? हर पल साथ निभाएगी ना मेरा? यविका तो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जाने क्यों आज उसे आयु का ये सब कहना अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ये सब बस उसकी ऐसी हालत है इसलिए मजबूर होकर बोल रहा है। उसकी आंखों में आज वो देखना ही नहीं चाह रही थी जिनमें आज बस वो ही थी। उसने इनकार में सिर हिलाया तो आयु के जैसे पैर डगमगा गए। ये क्या कह रही है तू? मना क्यों कर रही है? देख, तू कुछ भी मत सोच, हम दोनों के बारे में सोचकर ही जवाब दे, और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है तुझे। उसने उसे दोनों कंधों से पकड़ते हुए अपने करीब कर लिया, लेकिन यविका ने उसका हाथ झिटक दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो उसका प्यार आज खुद से उसे अपना रहा था, और दूसरी तरफ उसकी हालत थी, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी क्या करे। और साथ ही ये ख्याल भी था कि अगर उसने हाँ कह दिया तो वो आयु की ज़िंदगी खराब कर देगी। वो तो बोल नहीं सकती, लेकिन आयु, वो तो एकदम ठीक है, उसे तो कितनी परफेक्ट पार्टनर मिल सकती है। यही सब उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने फट से अपना नोटपैड उठाया और उस पर कुछ लिखकर आयु के हाथ में थमा दिया। आयु देख, वो सब जो मैंने बोला था वो ऐसे ही था। शायद मैं समझ नहीं पाई थी, ये बस अट्रैक्शन था जो इस एज में कॉमन है। तूने भी तो बोला था कि मैं बच्ची हूँ। मुझे समझ आ गया कि मैं प्यार नहीं करती, और प्लीज़ अब चला जा यहाँ से। जितना हो सके उतना दूर ही रह, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। यविका का नोट पढ़कर आयु ने एक नज़र उसे देखा और उसे उठाकर एक तरफ फेंक दिया। तू कह देगी और मैं मान लूँगा? नहीं अभी, तूने शायद अभी भी मुझे समझा नहीं है। ये वादा है तेरे आयु का तुझसे कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई आएगा तो वो बस तू ही होगी, वरना कोई नहीं।
उसने जुनून से कहा। यविका ने आयु का हाथ पकड़कर रूम से बाहर कर दिया और अंदर से डोर लॉक कर लिया। वो चला गया, लेकिन यविका बहुत देर तक सिसक सिसक कर आंसू बहाती रही। उसके बाद से ही उसने आयु से मिलना जुलना बात करना एकदम बंद ही कर दिया था। आयु बहुत कोशिश करता, लेकिन उसने जैसे प्रण ले रखा था ताकि आयु उससे दूर हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, और आज वही हो चुका था। यविका उसकी पत्नी थी। आयु की आंखों में सब सोचते सोचते नींद भर आई थी। उसने आंखें बंद की और सो गया। सुबह काम्या का मूड अच्छा नहीं था। कल की बात से वो आज भी परेशान ही थी। रियांश ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। उसने उससे अपनी ब्लेजर मांगी, लेकिन काम्या को सुनाई ही नहीं पड़ा। वो अपने में ही लगी थी। कायू जान, इतना क्या सोच रही हो कि मेरी आवाज़ भी कानों में नहीं पड़ रही? रियांश ने उसकी गर्दन से होते हुए अपने हाथ उसके गाल पर रखते हुए कहा। सॉरी, वो ध्यान कहीं और था। आपने कुछ कहा क्या? वो हिचकते हुए बोली। बस यही कि इतनी टेंशन मत लो। कुछ चीज़ें पहले से ही ऊपर वाला तय करके रखता है और वो होना ही होता है। बच्चा है वो तुम्हारा, कब तक नाराज़ रहने वाली हो? दोनों ने रात में भी कुछ नहीं खाया था। आयु बहुत परेशान है, प्लीज़ एक बार उससे बात कर लो, रियांश ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। काम्या बोली, मैं उसे इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर पाऊंगी अंश, उसने बहुत दिल दुखाया है मेरा। लेकिन आप कहते हैं तो दोनों से बात करूंगी, और गौरी को बोलकर ब्रेकफास्ट जल्दी बनवाती हूँ, भूखे होंगे वो दोनों भी। काम्या की बात सुनकर रियांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने काम्या को अपने सीने से लगा लिया। यविका अभी अभी बाथरूम से नहाकर निकली थी। उसने आयु की टी शर्ट और उसके ही लोअर पहन रखे थे। इसी वक्त आयु भी जिमिंग करके आया था। यविका की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसे देखती ही रह गई। एकदम फिट बॉडी थी उसकी, और इस वक्त वो टॉवेल हाथ में लिए पसीना पोंछते हुए ही आ रहा था। यविका की नज़रों की तपिश जब उसे खुद पर महसूस हुई तो उसने सिर उठाकर उसे देखा। वो अभी भी उसे ही देख रही थी। नज़र लगाएगी क्या मुझे? उसने शरारत से कहा कि उसके ऊपर एक पिलो आकर पड़ा। बड़ी जंगली होती जा रही है दिन ब दिन। और ये मेरे कपड़े क्यों पहने हैं तूने? इन्हें खराब करने का इरादा है क्या? वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए बोला। तो मैं क्या पहनूं? मेरे कपड़े हैं यहाँ पर। उसने हाथों से इशारा किया। यार, कियारा का कोई सूट ले लो जाकर, या फिर मम्मा से साड़ी। नई बहू लोअर टी शर्ट में घूमेगी, उसने हंसते हुए कहा। यविका को उसका ज़बरदस्ती शादी करना याद आ गया। उसके चेहरे पर उदासी के साथ ही गुस्सा भी आ गया। वो रूम से निकलकर बाहर आ गई। विभा जी अभी आरती करके पूरे घर में आरती दे रही थी कि यविका के सामने पहुंची। उन्होंने यविका को ऐसे कपड़ों में देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। यविका ने आरती ली, वो चली गई आगे। यविका को अर्थ का रूम दिखा, वो उसके पास आई। अर्थ अपने बैग में बुक्स डाल रहा था। वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था। क्या हुआ? उसका उतरा हुआ मूड देखकर यविका ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा होमवर्क अभी सारा कंप्लीट नहीं हुआ, आज मैम चेक करेंगी और वो तो सीधे मम्मा को बता देती हैं। यविका ने उसकी कॉपी ले ली और उससे पेन मांगा, फिर वो उसका लिखने लगी। यविका, ये क्या कर रही हो तुम? इससे ये और बिगड़ जाएगा। और अर्थू बेटा, आप, मैंने मना किया है ना कि अपना काम किसी से नहीं कराएंगे आप। अब बड़े हो रहे हैं। काम्या दोनों को डपट लगाते हुए बोली। यविका ने झट से कॉपी रख दी। मम्मा, आप उन्हें मत डांटो, मैंने ही बोला था लिखने को, अर्थ ने मासूमियत से कहा। काम्या ने उसका लंच बॉक्स उसके बैग में डाला। चलो जल्दी बाहर आओ, डैडा वेट कर रहे हैं बाहर, और आगे से सारे वर्क रात को कंप्लीट करके ही सोना। काम्या ने उसके बालों में हाथ फेर कर कहा। अर्थ ने उसके गाल चूम कर कहा, ओके मम्मा, बाय बाय, लव यू। बाय, काम्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्थ ने यविका से भी बाय किया और बाहर की तरफ भागा। जब गलती खुद करी हो लेकिन फिर भी खुद को गलत ना लगे तो खाना छोड़ने से क्या फ़ायदा? काम्या ने बिना यविका की तरफ देखे कहा। वो अर्थ का सामान जो इधर उधर बिखरा था उसे समेटने में लगी हुई थी। यविका से काम्या की ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो रोते हुए उसकी पीठ से लिपट गई। काम्या ने उसका हाथ अपनी कमर से हटा दिया। ब्रेकफास्ट लग चुका है, चलकर कर लो, और उस गधे को भी करा देना। मेरी बात का या मेरा तो कोई मान रहा नहीं।
तुम्हारी ही सुन ले शायद, काम्या ने कहा। उसकी आंखों में सूनापन सा था। आंटी, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आयु को आपसे दूर करूंगी, या मेरे कहने पर उसने ये सब किया? यविका अपने मन में बोली और अपने आंखों में ही आंसुओं को जब्त कर लिया और शादी वाले दिन की बात को सोचने लगी। वो अथर्व के समझाने पर अपने डर को छोड़कर घर से बाहर निकलने लगी थी। आज भी वो सुबह मंदिर गई थी। उसका मन अशांत था और वहीं सुकून सा मिलता था उसे। उसने मंदिर में पूजा करने के बाद अपनी आंखें खोली तो देखकर चौंकी। उसके बगल में ही आयु खड़ा था। उसने अपने कदम बढ़ाने को किए कि आयु ने उसकी कलाई पकड़ ली। कब तक भागने का इरादा है खुद से? उसने उसकी आंखों में देखते हुए ही कहा। यविका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करी तो आयु ने अपनी पकड़ कस दी। आज तो ये भगवान भी है, इनकी कसम है तुम्हें। बोलो, प्यार करती हो ना मुझसे? मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती हो? वो बोला। यविका की आंखों में तड़प थी। प्यार है तो क्यों मना करती है यवि? तू खुद के साथ मुझे भी बस दर्द दे रही है। क्या मिलेगा इससे? प्लीज़ अब बंद कर ये सब। तू जानती है कि मैं कितना तड़प रहा हूँ तेरे लिए, फिर भी ये दूरियाँ तू बढ़ाई जा रही है। आखिर क्यों? किस गलती की सज़ा दे रही है तू मुझे? पता है डैड भी चाहते हैं कि हम दोनों साथ हों। उन्हें हमेशा से लगता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ही नहीं समझ पा रहा था। और जब से ये एहसास हुआ है, एक पल का सुकून भी नसीब नहीं हुआ। मैं तेरा हाथ थामना चाहता हूँ, तेरी शांत पड़ी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ भरना चाहता हूँ। इस मूक सी हो गई जुबान के अल्फाज बनना चाहता हूँ। उसके शब्द यविका को कमज़ोर कर चुके थे। वो टूट पड़ी, वो उसके गले से लग गई। आयु ने उसे कसकर बाहों में जकड़ लिया। उसने माता रानी के चरणों में चढ़ा वो सिंदूर उठाया और यविका की मांग में भर दिया। इस वक्त वो भावनाओं के ज्वार में फंस चुके थे। जो वो कर रहा था उसका परिणाम तो सोचा भी नहीं था। यविका उससे अलग हुई। उसने अपने बालों में हाथ लगाया तो वहाँ सिंदूर था। उसने अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखी। उसी समय मंदिर की पुजारी जी ने अपने हाथ में ली थाल उसकी तरफ बढ़ा दिया। आज का दिन बहुत ही मंगल है। ये सोमवार, वो भी शिव जी का है। एकदम मेरे शिव शक्ति की जोड़ी लग रही है। शायद देवी माँ और महादेव भी चाहते थे कि आज यही हो। दो दिल आज यहीं जुड़ जाए, कभी ना टूटने वाले अटूट से इस बंधन से। उन्होंने यविका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। आयु ब्रेकफास्ट कर पहले आकर तान्या उसे जाता हुआ देखकर बोली। और थोड़ी दूर खड़ी यविका की तंद्रा भंग हुई। वो अपनी पुरानी यादों से बाहर आई। बड़ी माँ, बहुत लेट हो रहा है, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, आयु ने अपना लैपटॉप संभालते हुए कहा। भाभी, जाने दीजिए। वैसे भी कल क्या बोला था उसने, आपको याद नहीं शायद, कि अब वो बड़ा हो गया है और अपने फैसले लेने का हक उसका खुद का है, काम्या ने ताने से कहा। आयु ने वो लैपटॉप सोफे की तरफ फेंक दिया। मम्मा बस यार, आप तो एक ही बात लेकर बैठ गई हैं। आप जानती हैं कि आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। कैसे समझाऊं मैं आपको? मैंने यविका से शादी कर ली तो क्या ही हो गया, और सब भी तो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, बस आप ही। सही कहा, मैं ही ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ, सॉरी। काम्या ने अपनी आंखों से आंसू धीरे से साफ किए। उसकी भारी आंखें देखकर आयु को एहसास हुआ। उसने काम्या के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लिया। यवि पर क्या बीत रही है, बस एक बार वो सोच कर देखिए। वो नहीं मान रही थी शादी के लिए, लेकिन मैंने ही जिद की। मेरी गलती की सज़ा आप उसे भी दे रही हैं। और आपसे मैंने कहा है, डांट लीजिए, मारना है तो मार लीजिए, लेकिन आंसू मत बहाया कीजिए। आपको हर्ट किया मैं मानता हूँ, पर आपकी कसम मम्मा, सिचुएशन ही जो थी, मैं समझ नहीं पाया, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आयु ने कहा। काम्या, बच्चा है, एक बार के लिए तो मान जाओ, तान्या उसे समझाते हुए बोली। काम्या ने देखा कुछ दूरी पर यविका खड़ी थी। उसकी आंखों में गिल्ट था। काम्या ने उसे पास बुलाया। मैं माफ़ कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसने कहा तो आयु से पहले यविका ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। अरे पहले सुन तो लो, काम्या बोली। नहीं, जो भी हो मुझे सब मंजूर है, आप बस खुश रहो और माफ़ कर दो, आयु ने यविका की तरफ देखते हुए कहा। हाँ तो मुझे जल्दी से एक पोता ला दे। क्यों भाभी? काम्या ने हंसते हुए कहा। तान्या भी हंस पड़ी। यविका का चेहरा लाल हुआ पड़ा था। वहीं तो आयु तो हड़बड़ा ही गया। आप भी दादी की तरह बनती जा रही हैं, उसने भुनभुनाते हुए कहा और बाहर निकल गया।
अरे पर खाना, विभाजी ने उसे चिल्लाते हुए कहा। बाहर खा लूँगा, उसने कहा और चला गया। यविका को काम्या ने अपने सीने से लगा लिया। सॉरी बच्चा, जानती हूँ तुझे बहुत तकलीफ हुई मेरे व्यवहार से, लेकिन जब बच्चे कभी मनमानी करने लगते हैं तो ये करना पड़ता है। काम्या ने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। यविका उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और सिर हिलाया। पाखी ने आज सारांश की पसंद का सब कुछ खाने में बनाया था। उसे ज़्यादा कुछ आता तो नहीं था पहले, लेकिन घर पर रहते हुए उसने सब कुछ धीरे धीरे सीख लिया था। सारांश आ रहा था, इस बात से वो इतनी खुश थी कि उसके पांव ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। मम्मा सब सही बना है ना? आप प्लीज़ एक बार टेस्ट करके देख लीजिए, पाखी संध्या से बोली। सब अच्छा है मेरी प्यारी सी गुड़िया, बस तू भी जाकर थोड़ा रेडी हो जा, क्योंकि मेरा बेटा इन पकवानों से ज़्यादा तो तुझे देखकर खुश हो जाएगा, संध्या ने शरारत से कहा। पाखी के गालों पर रंगत आ गई। वो किचन से भागती हुई रूम में आ गई। उसने कबर्ड से ब्लैक कलर का एक बहुत ही प्यारा सा लॉन्ग स्कर्ट और टॉप निकाला और रेडी होने लगी। करीब 1 घंटे के बाद घर की डोरबेल बजी। आलोक ने डोर खोला। सारांश को देख उसके चेहरे पर खुशी छलक आई। उसने अपना बैग छोड़ा और आलोक के गले लग गया। पापा कैसे हो आप? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मस्त, और तू? आलोक बोले। आपके सामने हूँ। आलोक, अब क्या मेरे बच्चे को वहीं खड़ा रखेंगे? संध्या आरती की थाल लेकर आती हुई बोली। उसने सारांश की आरती और तिलक करा, फिर उसकी नज़र उतारी। मम्मा, वो अब संध्या के गले लग गया। पाखी भी आवाज़ सुनकर आ चुकी थी। सारांश ने जैसे ही उसे देखा उसकी आंखों में चमक आ गई। मैं पानी लाती हूँ, उसने कहा और दौड़कर पानी ले आई। जब से आने की खबर सुनी है चिड़िया सी फुदक रही है घर में, संध्या ने पाखी को देखते हुए सारांश से कहा, तो वो हल्का सा हंस पड़ा। वहीं पाखी झेप गई। आ बैठ जा, संध्या ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो सोफे के हत्थे पर ही संध्या के पास बैठ गई। काफ़ी देर तक वो सब बातें करते रहे। सारांश बेटा जाओ आराम कर लो थोड़ी देर, आलोक ने कहा। जी पापा। जाओ तुम भी, उसे ज़रूरत होगी, संध्या पाखी से बोली तो उसने आंखें मींच ली। सारांश को उसकी हरकत पर हंसी आ गई। थैंक यू सासू माँ, उसने संध्या के गाल को चूम लिया और भाग गई। वो खुश था अपनी माँ और बीबी के बीच की ये बॉन्डिंग देखकर। पाखी के रूम में आते ही सारांश ने डोर लॉक कर दिया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वो कुछ भी नहीं बोली, बस उसे महसूस कर रही थी। दोनों ही सांसें बहुत तेज़ हो गई थी। मैंने आपको बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा, वो उसके सीने से लगे हुए बोली। कितना? सारांश ने मुस्कुराते हुए अपने होठ गोल करते हुए पूछा। बताऊं? पाखी उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली। इंतज़ार कर रहा हूँ, उसने अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा। पाखी ने उसकी कॉलर पकड़कर उसको अपने करीब खींच लिया तो सारांश ने उसको कमर से पकड़ लिया। पाखी ने उसके लबों को चूम लिया और बेतहासा उसे चूम रही थी और आंखों से आंसू टपक रहे थे। सारांश को लगा वो सांस नहीं ले पा रही तो उसने पाखी को अलग कर दिया। लंबी सांस लीजिए, उसने अपनी बाहों में उसे भरते हुए कहा और उसकी पीठ सहलाने लगा। कुछ देर में वो नॉर्मल हुई। सारांश ने उसकी आंखों में आए आंसुओं पर अपने होश रख दिए। कभी कभी सोचता हूँ कि आप ये सब डिज़र्व नहीं करती। इतना इंतज़ार, इतनी तड़प होती है। आपका दिल बहुत भोला है। काश आपकी लाइफ में कोई और होता जो हर वक्त आपके पास रहता और आपको बहुत प्यार देता। सारांश ने उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा। खबरदार जो मेरे फौजी के बारे में कुछ बोला। किसने बोला कि मुझे वो सब चाहिए? बस अब आपके साथ होने से ही सुकून मिलता है। गर्व होता है खुद पर जब कोई आपकी बहादुरी के बारे में बात करता है। बहुत प्राउड फील होता है जब कोई पूछता है तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, समझे आप? उसने सारांश का चेहरा हथेली में भर कर कहा। सॉरी, उसने पाखी की नोच खींचते हुए कहा। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, बस उल्टा सीधा ही सोचना होता है, उसने उससे दूर हटते हुए कहा और रूम से बाहर जाने लगी। पाखू, उसने गहराई सी आवाज़ में कहा, आप चेंज कीजिए, मैं खाना लगाती हूँ, भूख भी लगी होगी आपको। वो उसकी तरफ घूमते हुए बोली। उसके रूम से जाने के बाद सारांश ने शर्ट खोली। उसके बाएं कंधे पर पट्टी बंधी थी जिस पर खून आया था। उसने गहरी सांस भरी। बस किसी को पता ना चले घर पर की गोली लगी है, वरना बहुत परेशान हो जाएंगे सभी।
वो फर्स्ट एड किट लेकर वॉशरूम में चला गया। आयु घर आया तो उसने देखा ढेर सारे शॉपिंग बैग के बीच काम्या यविका के साथ बैठी थी। ये क्या है, आज तो लगता है पूरा मार्केट ही उठा लाई आप लोग, उसने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए पूछा। यविका उसे घूरने लगी, फिर मासूम सा चेहरा बनाकर काम्या से शिकायत सी करी। उसके पास नहीं थी एक भी ड्रेस, तो मैंने दिलाई है, तुझे कोई प्रॉब्लम है, काम्या ने कहा और फिर से उसकी ड्रेसेस देखने लगी। डैड देख रहे हैं आप, अभी तक बस आपकी लाडली वो क्यों ही थी और अब एक ये भी आ गई, उसने मुंह बनाते हुए कहा। ओए, मेरी बेटी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं, समझा, रियांश ने डांट लगाई। हे भगवान, ये मेरा ही घर है ना, कोई परवाह ही नहीं बेटे की, वो नाटकीय ढंग से बोला। बंद कर नौटंकी और ये सारे बैग्स यवी के साथ उठवा कर ले जा, फिर कबर्ड जमाने में उसकी हेल्प कर देना। और यवी, तुझे कुछ और चाहिए हो तो शाम को इसके साथ चली जाना, काम्या ने कहा। अब बताती हूँ बच्चू, बहुत कंजूस बने रहते हो, इतना शौक है ना शादी का तो उठाओ सारे खर्चे और मेरे सारे नखरे, उसने आयु को देखते हुए मन ही मन कहा और उसे बैग्स उठाने का इशारा किया। रियांश, मैं सोच रही थी कि क्यों ना पाखी सारांश को कल ही बुला लेते हैं, परसों तो रिसेप्शन पार्टी है ही, इसी बहाने बच्चे सारे इकट्ठा हो जाएंगे, काम्या ने रियांश के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा। सही रहेगा, बहुत दिन से आई भी तो नहीं वो बोला। अंश, आयु को माफ़ कर दिया मैंने आपके और भाभी के कहने पर, यविका को बहुत मानती हूँ, लेकिन कहते हुए वो रुक गई। क्या हुआ बोलो, उसने काम्या का सिर सहलाते हुए कहा। आप गलत मत समझिएगा, लेकिन यविका बोल नहीं सकती, इससे आयु को मतलब उसे प्रॉब्लम आगे चलकर कुछ हुई तो, कोई बात हो तो, मुझे यही ठीक नहीं लगता। मैंने पहले यवि को बहू बनाने का सोचा था, लेकिन उससे एक्सीडेंट के बाद, आप समझ रहे हैं ना, उसने आज से उसे देखते हुए कहा। आयु, जो कि किसी काम से रियांश के पास आया था, वो काम्या की बात सुनकर दरवाजे पर ही रुक चुका था। मम्मा, हो सके तो ये बात कभी भूल से भी यविका के सामने मत बोलिएगा, वो तो आज इतनी खुश है कि आपने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन आप ये सब सोच रही हैं, आयु की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ी। काम्या ने चौंक कर सामने देखा। आयु बेटा, मैं बस तेरा अच्छा ही सोचती हूँ, काम्या ने उठते हुए कहा। पता है मुझे कि आप अच्छा ही चाहती हैं, आपको पता है मैंने उससे शादी क्यों की, बस इसलिए कि वो जीना भूल चुकी थी, इसलिए कि उसे कभी ये अफसोस ना हो कि उसकी आवाज़ ना होने से वो किसी से कम हो चुकी है। वो वही यविका है जो बस अपनी सुनती और अपनी करती थी। वो मना कर रही थी मुझे, लेकिन मैंने बस उसकी ज़िंदगी में रंग भरने के लिए ये किया, क्योंकि उसे वैसे देखकर आपका बेटा भी पल पल मर रहा था। मम्मा, मुझे नहीं पता वो कभी ठीक होगी या नहीं, लेकिन वो जैसी है मुझे वैसी ही पसंद है। वो भावुक हो चुका था। बहुत अच्छी सोच है, बस उम्मीद रखना शायद सब ठीक हो जाए और उसे बहुत प्यार देना, काम्या ने उसका गाल थपथपाते हुए कहा। क्या बात है, प्यार के नए नए पार्ट सीख चुके हैं जनाब, तो रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा। डैड, उसने लंबा खींचते हुए कहा। अच्छा ये बता, तेरे और यविका के बीच सब ठीक है ना, मुझे जैसे लगता है कि बहुत कुछ मिसिंग है तेरे रिश्ते में। प्यार है लेकिन दिखता नहीं, यविका खुश नहीं लगती, काम्या ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं मम्मा, आप ज़्यादा सोच रही हैं, सब ठीक है, बस सब अचानक से हुआ इसलिए आपको लगा होगा, आयु ने बहाना बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो मान लेती हूँ, लेकिन एक बात दिमाग में बैठा ले, शादी का फैसला तो तूने खुद से लिया था, लेकिन अगर इससे कोई तकलीफ़ हुई किसी को या फिर और कुछ हुआ तो तुम दोनों के बीच तो ज़रा भी अच्छा नहीं होगा, और फिर मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी तुझे, वो गंभीर होकर बोली। आयु ने सिर हिलाया और अपने रूम में लौट आया। सारांश लेटा था, पाखी उसके करीब खिसक आई, उसने सारांश के ऊपर अपना सिर रखा कि उसकी सिसकी सी उठी दर्द से। क्या हुआ, वो जल्दी से उठते हुए बोली। कुछ नहीं, इधर लेट जाओ आकर, उसने अपना दर्द छुपाते हुए दूसरी तरफ लेटने को कहा। पाखी की नज़र उसके कंधे पर थी। आप कुछ छुपा रहे हैं ना मुझसे, दिखाइए क्या हुआ है, उसने सारांश की शर्ट के बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। पाखू लेट जाइए, सब ठीक है, उसने पाखी का हाथ पकड़ लिया। आप बस चुप कीजिए वरना मैं अभी पापा को बता दूंगी, उसने कहा और सारांश की शर्ट उतार दी। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई, वहीं सारांश ने अपनी आंखें भींच रखी थी। जब उसे पाखी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया महसूस नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोली।
पाखी बेड के एक तरफ सिमटी सी लेटी थी और अपने मुंह पर हाथ रखकर कसकर रो रही थी। प्लीज़ रो मत पागल, मैं ठीक हूँ, एकदम फिट। देखो, उसने पाखी की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। आपकी लाइफ में मेरी क्या अहमियत है मुझे पता चल चुकी है। मैंने तो आपको अपनाया सच्चे मन से, लेकिन आपके लिए उतनी खास नहीं बन पाई कि आप अपना दर्द दुख मुझसे बांट सके। सारांश, आप बस कहते हैं, मानते नहीं मुझे अपनी लाइफ में ज़रा भी, वरना इतनी बड़ी बात कभी नहीं छुपाते। आपको इतनी चोट आई है और मुझे ज़रा भी कुछ पता नहीं। शायद मैं ही इस लायक नहीं कि आपकी तकलीफ़ में आपका साथ दे सकूं। पाखी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। आप गलत समझ रही हैं, मैं बस आपको या किसी को परेशान नहीं देख सकता अपने परिवार में से, इसलिए नहीं बताया। और रही बात चोट की, तो जब कोई जवान सीमा पर होता है तो उसके लिए खुद की जान से भी पहले देश आता है। सारांश ने उसके सिर पर हाथ रखना चाहा, लेकिन वो उठ गई। ठीक है, आप ही सही हैं, आपका सब छुपाना सही, मेरा पूछना, नाराज़ होना गलत। आपकी ये चोट देखकर मुझ पर क्या बीत रही है इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। एनीवे, मेरी वजह से दुख आए, मैं दवा लगा देती हूँ, उसने भारी गले से कहा। सारांश समझ गया अभी उसे कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है, तो सीधा होकर लेट गया। वो उसके कंधे पर दवा लगा रही थी, साथ ही उसके आंसू सारांश के ऊपर गिर रहे थे। वो उसे दवा लगाने के बाद उससे कुछ दूरी पर लेट गई। सारांश बोला, पाखू आप सो जाइए, आपको आराम की ज़रूरत है और कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। कल मैं सुबह कॉल करके मम्मी को कह दूंगी कि हम नहीं आ रहे हैं, उसने संजीदगी से कहा। आप प्लीज़ मम्मा पापा को मत बताना इस बारे में, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। आपको आता होगा छुपाना, मुझे नहीं, कहकर वो आंखें बंद कर चुकी थी। उसकी लड़ाई में भी एक फ़िक्र छुपी थी जो वो समझ रहा था, लेकिन पाखी को उसने पहले ना बताकर शायद बहुत दुख दिया था, जो अब उसे चुभ रहा था। आज पहली बार था जब पाखी उसकी वजह से इतना रोई, इतना हर्ट हुई थी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।